Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. अब एक दिन की बात है। शाम का समय था और लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवे लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। उनकी नज़रें सिर्फ आसमान में पतंग की ओर ही थीं और उन्हें कुछ भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारे बालकों की सेना भी झाड़दार बांस के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। बस सभी पतंग के साथ ही उसी दिशा में उड़े चले जा रहे थे। सहसा यानी अचानक लेखक की मुठभेड़ भाई साहब से हो जाती है, जो कि शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं पर लेखक का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से बोले, तुम ये एक धेले के कनकौवे के लिए तुम दौड़ लगा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब तुम छोटी जमात में नहीं रहे, यानी कि छोटी कक्षा में नहीं रहे हो, बल्कि अब तुम 8वीं में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा ही तुम नीचे हो। आखिर कुछ तो आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग जब 8वीं पास कर लेते थे तब नायब तहसीलदार हो जाते थे, और मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी रहे हैं। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम 8वीं में आने के बाद भी इन बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तो तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख हो रहा है। तुम पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमारे आत्मगौरव की हत्या ही कर डाले, ऐसा ज़हीन होना यानी कि बुद्धिवान होना किस काम का है? तुम समझते होंगे कि भाई साहब मुझसे सिर्फ एक दर्जा ही आगे हैं और मैं उनसे एक दर्जा नीचे। अब उन्हें मुझको कुछ भी कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है ना। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी जमात में भी आ जाओगे, यानी कि मेरी कक्षा में भी आ जाओगे, और परीक्षकों का भी यही हाल रहा, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे ही समकक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुझ में तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, वो उसकी तुम मुझसे बराबरी नहीं कर सकते हो। चाहे तुम MA डिलीट और क्या न जाने क्या क्या कर लो, लेकिन बेटा, पढ़ने से, किताबें पढ़ने से अक्ल नहीं आती, दुनियादारी नहीं आती है। दुनिया देखने से दुनियादारी सीखते हैं। हमारी अम्मा ने कोई कक्षा पास नहीं की है ना, और हमारे जो पिताजी हैं, शायद वो भी 5वीं 6ठी कक्षा से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया से की विद्या पढ़ लें, लेकिन हम अपने माता पिता को समझाने और सुधारने का जो अधिकार है उनका, वो हम पर हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, उन्हें ज़्यादा अनुभव है और जीवन भर हमसे ज़्यादा ही अनुभव रहेगा। अब लेखक उन्हें आगे डांटते हुए समझाते हैं कि ईश्वर ना करे कभी मैं बीमार हो जाऊं तो तुम तो घबरा ही जाओगे, है ना। तुम्हारे पास सिर्फ पिताजी को बुलाने के सिवा तुम्हें और कोई मार्ग नहीं सूझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह हमारे पिताजी हों
तो वह किसी को तार न दें और ना ही वे घबराएं। वो सबसे पहले मेरी बीमारी को पहचानेंगे, इलाज करेंगे और अगर उसमें भी सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलवाएंगे। ठीक है। और बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते हैं कि हमारे घर में जो महीने भर का खर्च है वह कैसे चलता है। जो कुछ पिताजी हमें भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। यानी कि वो समझाते हैं कि हमारे जो पिताजी है वो किस तरह से अपनी गृहस्थी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से वो हमको पैसे भेजते हैं और हम पैसे में से 20-22 रुपये जो हैं वो खर्च कर डालते हैं और फिर भी पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। कभी हमारा नाश्ता बंद हो जाता है, कभी धोबी, कभी नाई, है ना। और हमें उनके पैसे देने होते हैं तो हम उनसे मुंह छिपाते फिरते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में अपने पिताजी ने पूरी उम्र लगभग इज्जत के साथ गुजारी है और अपने परिवार का पालन पोषण किया है, जिसमें सब मिलकर पूरे परिवार में 9 आदमी थे। उन सब को पालन पोषण बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने किया है। अगला उदाहरण वो ये देते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए किया है उन्होंने और यहाँ नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आए हैं और तनख्वाह कितनी है उनकी 1000 रुपया महीना। लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ, है ना, जो कि हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ सब बेकार हो गई है। पहले खुद घर चलाते थे लेकिन उनका खर्च पूरा ना पड़ता था, हमेशा कर्जा मांगते फिरते थे। लेकिन जब से उनकी माताजी ने यह सारा इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया, उनका घर चलाने लगी, तो जैसे घर में उनके लक्ष्मी ही आ गई। तो अब मेरी बात समझो, है ना मेरे छोटे भाई। अब यह गुरूर जो तुम्हारे दिल में है ना, उसको तुम निकाल दो। तुम मेरे पास आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते देखते तुम कभी भी बेराह पर मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें अपने रास्ते से भटकने कभी भी नहीं दूंगा। अब लेखक के बड़े भाई उन्हें थप्पड़ दिखाकर कहते हैं कि अब तुम मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस तरह से रास्ते पर लाया जा सकता है। तुम्हें ज़रूर मेरी बातें सारी जहर लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हें सिखाने का प्रयास करता रहूँगा। अब लेखक आगे बोलते हैं कि उनकी इस नई युक्ति से, यानी कि इनके इस नए उपाय के आगे वो नतमस्तक हो गए, यानी कि झुक गए। उन्हें सचमुच आज अपनी लघुता यानी छोटे होने का एहसास हो रहा था और भाई साहब के प्रति उनके मन में अचानक से श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उन्होंने सजल आँखों से कहा कि अब आप मुझे इस तरह से कभी नहीं बोलेंगे और मैं कभी भी आपकी दिए हुए रास्ते से नहीं भटकूंगा। आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आपको मुझसे सब कुछ कहने का अधिकार है। अब जब लेखक की आँखों में बड़े भाई साहब ने आंसू देखे तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें कनकव्वे उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी मन करता है कि मैं खेलूं, कनकव्वे उड़ाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अगर खुद बेराह चलूँगा, यानी कि मैं खुद रास्ते से भटक जाऊँगा, तो तुम्हारी रक्षा मैं कैसे करूँगा? मेरा जो कर्तव्य है वह तो मुझे निभाना ही है। और अचानक से संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकव्वा उन दोनों के ऊपर से गुज़रता है और उसकी जो डोर है वह लटक रही होती है। लड़के उनके पीछे पीछे वो दौड़ने लगते हैं। भाई साहब लंबे हैं और वो क्या करते हैं कि उछलकर वह डोर पकड़ लेते हैं और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े जाते हैं। लेखक बताते हैं कि पीछे पीछे वो अपने भाई के खुद भी दौड़ने लगते हैं।
अब लेखक ने यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से एक कटु सत्य है जिसे कि उजागर किया है कि जिन परिस्थितियों में हम होते हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं होते। इसी सत्य को बड़े भाई साहब के माध्यम से लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है और साथ ही साथ हमें वो यह बताते हैं, संदेश देते हैं कि हमें बड़ों के अनुभव से हमेशा सीखना चाहिए। हमें जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं वो उनकी बात हमें मानना चाहिए और शिक्षा को बोझ न समझकर उससे अधिकाधिक व्यावहारिक ज्ञान लेने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि शिक्षा को समझकर और उसी के माध्यम से हमें व्यावहारिक ज्ञान लेना चाहिए। अनुशासनपूर्ण हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेहनत को सफलता का मूल मंत्र ही मानना चाहिए। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और जो भी कार्य करो पूरी ईमानदारी, निष्ठा, धैर्य तथा समर्पण के साथ हमें करना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है। धन्यवाद।